नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम अच्छे से कर चुके हैं। आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्यंजन क्या है। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय यानी जिनको बोलते समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु को मुखांगों यानी मुख के अंग कौन है? जैसे गला है, तालु है, मूर्धा है, जीभ है, दांत है, होंठ है, ये क्या है? मुख के अंग हैं। इनकी बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुख के अंग परस्पर स्पर्श करते हैं यानी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जो हमारे मुंह के अंग हैं। और इस प्रक्रिया में जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं और इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। जो स्वर है वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। बिना स्वरों के व्यंजन नहीं है। व्यंजन को बिना स्वर के लिखा तो जा सकता है, लेकिन इसको बिना स्वर के बोला नहीं जाता। जब हम इसमें क ध्वनि निकलती है तो साथ में अस्वर आ जाता है, जिससे क्या बनता है? जिससे बनता है कै, यानी ये अपने आप में पूर्ण है। ये अपने आप में पूर्ण नहीं है क्योंकि हम इसके नीचे ये हलंत लगा रहे हैं। जो बिना अकेला व्यंजन जो लिखा जाता है उसके नीचे हम ये हलंत लगा रहे हैं और उसके साथ जब हम ए स्वर को जोड़ देंगे तो क्या ध्वनि उत्पन्न होगी? क, यानी ये अपने आप में पूरा व्यंजन है। तो इसीलिए ये बिना स्वरों की सहायता के नहीं बनते। स्वरों की सहायता से ही जो व्यंजन है इनका उच्चारण होता है। व्यंजनों की कुल संख्या 35 मानी गई है। कुछ एक जगह इनकी संख्या 33 भी मानी गई है, लेकिन 35 क्यों मानी गई है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान पे क्या रखना है कि व्यंजन क्या है? वो ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुंह से जब हवा बाहर आती है, जो हमारे अंदर फेफड़ों से हवा बाहर आती है, बोलने के समय जो वायु बाहर आती है वो हमारे मुंह में अनेक स्थानों का स्पर्श करती है और उसके बाद बाहर आती है। तो उनको क्या कहते हैं? उन ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। अब अगर बात करते हैं व्यंजनों की संख्या की। देखिए, जो व्यंजन है ये अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 35 व्यंजन हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर जो 25 हैं वो है स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए कि 25 स्पर्श व्यंजन जो क, च, ट, त और प, ये जो ध्वनियाँ हैं ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है य, र, ल, व। ये कौन से व्यंजन है? ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद से, श, से और है जो है ये कौन से व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। उसके पश्चात जो र और ढ है इनको मिलाकर हम यहाँ तक कुछ जो विद्वान ये मानते हैं कि व्यंजन 33 है, वो कहाँ तक गिनती करते हैं? सिर्फ यहीं तक व्यंजनों की गिनती करते हैं। लेकिन जो र और ढ है इन ध्वनियों को भी व्यंजन में माना जाता है या व्यंजन में गिना जाता है। और इसको किसने इसकी गिनती इसके साथ प्रारंभ की है? वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो हमारे हिंदी भाषा पर कार्य करने वाला निदेशालय है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इन्होंने इनको व्यंजनों में शामिल किया है। और ये कौन से व्यंजन है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजनों में ये शामिल है। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उछाला हुआ, या इसमें क्या होती है? हमारी जीभ उछल कर नीचे गिरती है। तो ये जैसे ड़, ढ यानी उछल कर नीचे गिरती है ड़ और ढ में, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसको दोबारा से लिख देती हूँ मैं, उत्क्षिप्त। तो ये कौन से व्यंजन है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हम इनकी जब संख्या जोड़ते हैं तो ये कुल कितने हैं? ये 35 हैं। यहाँ तक अगर हम जोड़ते हैं है तक तो ये 33 है। लेकिन क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी इनको व्यंजनों में शामिल किया है तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? ये संख्या में 35 है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब हम जानेंगे कि इन व्यंजनों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है या किन किन आधार को ध्यान में रखते हुए इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण के लिए वैसे तो अनेक तरह से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर इसके 5 वर्गीकरण माने गए हैं। पहला है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में यानी जो भी हम वर्णों का इन व्यंजनों का जो उच्चारण करते हैं उसके आधार पर सामान्य वर्गीकरण, जिसमें स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले यानी पहले वाली स्लाइड में हमने इसके बारे में बात की थी कि 25 स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद जो यर ल क्या है, अंतस्थ व्यंजन है और स ऊष्म व्यंजन है, यानी सामान्य तौर पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी जो भी व्यंजन है उनका वर्गीकरण मुंह में जो हमारे स्थान है जिनको स्पर्श करते हुए उच्चारण किया जाता है उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य और दंतोष्ठ्य। इनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज मैं सिर्फ यहाँ पर आपको वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है और फिर आगे उसको किस किस भाग में बांटा जा सकता है, किन किन अंगों के आधार पर किया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तीसरा जो वर्गीकरण है ये है प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। प्राणत्व में क्या होता है कि अल्प प्राण यानी प्राण क्या है, सांस, जो हमारी सांस है वही तो प्राण है। हमारी जो श्वास निकलती है उसके आधार पर अल्प निकलती है या महा, यानी अल्प प्राण के आधार पर और महाप्राण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। उसके बाद है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख में जो स्वर तंत्रियां हैं जहाँ से नाद उत्पन्न होता है उन तंत्रियों में कंपन कहाँ होता है, जिसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे स घोष और ए घोष। इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। उसके बाद जो 5वां वर्गीकरण है वो है मुखांगों द्वारा श्वास को रोकने के आधार पर वर्गीकरण, यानी मुंह के भीतर के जो अंग हैं, मुंह के भीतर क्या है, कंठ है, जीभ है, तालु है, दांत है, मूर्धा है, हमारे ओष्ठ जो जुड़े हुए हैं, तो ये जो अंग हैं वो हमारे भीतर से निकलने वाली सांस को कहाँ रोकते हैं उसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी है, अंतस्थ है, अर्धस्वर है, लुंठित है, पाशर्विक है, यानी अलग अलग मुंह के भाग के अनुसार कैसे कहाँ सांस रुकती है उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस तरह से जो व्यंजन है उसका वर्गीकरण हम 5 भागों में बांट कर देखेंगे। इसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण जो हमने किया है इसको आगे कैसे विभाजित कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पहले छोटी छोटी बारीकियों को समझे ताकि आने वाले वीडियो में जो हम और ज़्यादा इसके पार्ट बनाकर करें वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।